नमस्कार, मैं हूं निर्देशक राव और मेरे 75 हार्ड यूट्यूब वीडियो अपलोडिंग चैलेंज के डे 6 में आपका स्वागत है। तो 5 डेज़ तक 5 वीडियो हम डाल चुके हैं। इससे पहले हमने दाविंची रिज़ॉल्व के अंदर नोट्स वगैरह के बारे में पढ़ाई की है, एडवांस हमने नॉइज़ रिडक्शन देखा है और रिसेंट जो लास्ट वीडियो थी उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि 3D रेंडर के साथ अगर आप जी डेप्थ पास निकालते हो तो उसको कैसे आफ्टर इफेक्ट्स में आप यूज़ कर सकते हो। एक जो है एटमॉस्फेरिक फॉग क्रिएट करने के लिए या फिर अपना सीन के अंदर डेप्थ बढ़ाने के लिए, डेप्थ ऑफ फील्ड इंक्लूड करने के लिए आफ्टर रेंडर, तो पोस्ट प्रोसेसिंग का वो पार्ट था। तो इस तरह से हम अलग अलग टाइप की वीडियोस कवर कर रहे हैं और आगे भी बहुत सारे डिफरेंट टाइप की वीडियोस कवर करेंगे। मैं आपके कमेंट्स पढ़ रहा हूँ सब लोगों के। तो कई लोगों ने कहा है कि 3D के बारे में आप डिटेल वीडियो आगे बताइए, तो कोई लोग माया में भी इंटरेस्टेड हैं। तो मुझे ऐसे ही आप कमेंट्स के अंदर बताएंगे तो मुझे पता लगेगा कि आप किस तरह की वीडियो देखना चाह रहे हो। एक रिसेंट कमेंट था जिन्होंने पूछा है कि आप फाइल मैनेजमेंट या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कैसे करते हो। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इन्होंने पहले भी आई थिंक ये काफ़ी बार पूछा हुआ है और भी बहुत से लोगों ने पूछा है कि आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कैसे करते हो। तो इसके ऊपर फाइनली मैं वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो मैं भी जब सीख रहा था तो मैं भी कंफ्यूज रहता था कि किस तरह से प्रोजेक्ट को मैनेज किया जाए, कौन से फोल्डर कहाँ पर होने चाहिए, किस में क्या होना चाहिए। वो सब मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे किया जाता है। इससे पहले मैं आपको डिस्क्लेमर दे दूँ कि ये हर एक आर्टिस्ट का डिफरेंट हो सकता है, राइट। तो जो मैं अपने वर्कफ्लो में इस्तेमाल करता हूँ, जो भी मेरा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का तरीका है, मैं आपको वो बताने वाला हूँ। और ये कोई स्टैंडर्ड नहीं है कि सब लोग ऐसा ही करते होंगे, सबका अपना डिफरेंट तरीका होता है काम करने का। बट बिफोर वी बिगिन, जो इंडिविजुअल आर्टिस्ट होते हैं उनका अपना बिल्कुल पैटर्न डिफरेंट हो सकता है। बट अगर आप एक फर्म में काम कर रहे हैं, किसी आप एनिमेशन हाउस में हैं, स्टूडियो में काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर एक बेस टेम्पलेट आपको मिलेगा जो सब लोग फॉलो करते हैं। और उसके अलावा हर इंडिविजुअल आर्टिस्ट कंपनी में काम करते हुए भी अपना एक उसको थोड़ा बहुत उसको चेंज कर सकता है, अपने स्टाइल से उसको अपना स्टाइलाइज कर सकता है उस चीज़ को। बट एक बेस टेम्पलेट हमेशा सेम रहता है ताकि फाइल्स इधर उधर जब ट्रांसफ़र की जाएँ, सब चीज़ें जो है एक दूसरे के साथ शेयरिंग वगैरह की जाए तो किसी को कोई प्रॉब्लम ना आए समझने में। तो स्टैंडर्ड वहाँ पे फॉलो किया जाता है, राइट। अब मैंने यहाँ पे एग्जांपल के लिए एक खाली प्रोजेक्ट नाम से फ़ोल्डर बनाया हुआ है जिसके अंदर मैं आपको बताऊँगा कि मैं कैसे फ़ोल्डर्स को मैनेज करता हूँ। और यहाँ पर मैंने माया सॉफ्टवेयर खोला हुआ है। तो पहला एग्जाम्पल ये है कि अगर आप एक पर्टिकुलर डिसिप्लिन में हो, मान लो कि आप सिर्फ 3D एनिमेशन का ही काम कर रहे हो, ठीक है। आप एक एनिमेशन स्टूडियो में हो या फिर आप सोलो भी फ्रीलांस जब कर रहे हो तो एक एनिमेशन का ही काम करने वाले व्यक्ति हो और आप माया जैसा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे हो। तो इसमें एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर फाइल पे जाता हूँ और इधर जो है प्रोजेक्ट विंडो पे मैं क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह की प्रोजेक्ट विंडो यहाँ खुल गई है और यहाँ पर मैंने फ़ोल्डर वही सिलेक्ट किया हुआ है प्रोजेक्ट वाला अपना। और ये सारी डिफ़ॉल्ट चीज़ें हैं जो यहाँ पर क्रिएट होंगी। मैं एक बार यहाँ पर एक्सेप्ट पे क्लिक करता हूँ। अब मैं उस फोल्डर में वापस जाता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ फ़ोल्डर्स बन गए, राइट। इनको मैं थोड़ा जूम इन कर देता हूँ ताकि आप इन्हें ढंग से देख सकें। अब इसमें कुछ फ़ोल्डर बन गए हैं, एसेट्स, ऑटो सेव, कैश, क्लिप्स, डेटा, इमेज, ये सब फोल्डर्स यहाँ पे बन गए हैं, राइट। तो ये माया में काम करने का डिफ़ॉल्ट तरीका है। अब इसका मतलब ये नहीं कि जो लोग माया में काम कर रहे हैं वो सारी ही चीज़ें इस्तेमाल करते होंगे, राइट। तो वो सोर्स इमेजेस कहीं पे यूज़ कर रहे हैं, कहीं नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इमेजेस यहाँ पर जो यहाँ पर एक सीन्स का आपका फ़ोल्डर है, इसके अंदर आपकी बेसिकली फाइल्स वगैरह होती हैं और इसके अंदर भी एडिट्स का है कि अगर आप कोई सीन है उसको पर्टिकुलरली एडिट करते हैं तो उसके वर्जन यहाँ पर सेव कर सकते हैं, राइट। साउंड आपको डालनी है तो यहाँ पर डाल सकते हैं। तो एक तो ये बना बनाया तरीका हो गया। बट जब मैं माया में काम करता हूँ तो मैं ये सारी चीज़ें इस्तेमाल नहीं कर रहा होता, राइट। तो मेरे को जो जो चीज़ इस्तेमाल की होती है, मान लो मेरे को यहाँ पर सीन्स चाहिए, ठीक है, और साउंड में यूज़ नहीं कर रहा, मान लो कोई डायलॉग वगैरह सीन नहीं है तो मैं इसको इस्तेमाल नहीं करूँगा। इमेजेस रख लूँगा, ठीक है। अगर मुझे कुछ रेंडर यहाँ पर करना है, मूवीज़ रख लूँगा। ऑटो सेव यहाँ पर हो सकता है मेरे काम को। अगर किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर कैश मुझे चाहिए, मान लीजिए क्लोज सिमुलेशन कर रहा हूँ, मुझे कैश चाहिए तो मैं ये रख लूँगा। इसके अलावा वाली चीज़ें फिर मैं डिलीट कर दूँगा, राइट। वो मेरे काम के नहीं है क्योंकि इतना सारा जो है फाइल, जितनी ज़्यादा आपके फ़ोल्डर यहाँ पे बने होंगे उतना ही आपको देखने में और चीज़ें ढूंढने में कन्फ्यूजन होगी। तो या तो आप इसको स्टैंडर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, राइट, पूरे एक चीज़ को जो है पूरा फ़ोल्डर जैसे बना हुआ है, या फिर आप अपनी मर्ज़ी से भी इसको ट्वीक कर सकते हैं। बट मैं आपको समझाना चाहता था कि एक डिसिप्लिन में काम करते हैं तो इस तरह की चीज़ होती है। मेरे केस में इशू क्या है कि अब मैं सिर्फ माया में तो पूरी चीज़ बना नहीं सकता क्योंकि मान लीजिए मुझे एक ट्रेलर एडिट करना है या म्यूज़िक वीडियो बनानी है, तो म्यूज़िक वीडियो बनाते टाइम मैं रियल शूट भी मेरे पास होगा, ठीक है। तो यहाँ पर चलो आप मूवीज़ के उसमें फ़ोल्डर में डाल सकते हो, बट मैं ये एक 3D सॉफ्टवेयर की पाइपलाइन को उसके अंदर फिट नहीं कर सकता, राइट। तो मैं उसके लिए कस्टम पाइपलाइन बनाऊंगा जिसके अंदर मेरा 3D एनिमेशन का काम भी चल रहा है, एडिटिंग का काम भी चल रहा है, राइट। दाविंची रिजॉल्व भी मैं यूज़ कर रहा हूँ, हो सकता है मैं आफ्टर इफेक्ट्स भी यूज़ कर रहा हूँ सेम प्रोजेक्ट में, प्रीमियर प्रो भी यूज़ कर रहा हूँ, मल्टीपल सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा हूँ, है मल्टीपल डिसिप्लिन यूज़ कर रहा हूँ। तो कैसे मैं अपना प्रोजेक्ट मैनेज करूँगा? तो मैं एक बार इस सबको डिलीट कर देता हूँ, राइट। अब ये एक मैं म्यूज़िक वीडियो का या शॉर्ट फिल्म का कोई भी आप एग्जांपल समझ सकते हैं वो लेके चल रहा हूँ जिसके अंदर एक तो रियल शूट होगा। तो मैं एक फ़ोल्डर बना देता हूँ जिसका नाम मैं रखता हूँ शूट, और ये मैं हमेशा कैपिटल में लगता हूँ, मेरी आदत है, ठीक है, ताकि मुझे ये बोल्ड लेटर्स में जो है अलग से नज़र आ जाए कि यहाँ पर इसके अंदर सारी वीडियोज़ मेरी होने वाली हैं जो रियल शूट हुआ है, राइट। उसके अलावा अगर मैं यहाँ पर एनिमेशन कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पर
3D नाम का एक फ़ोल्डर बनाता हूँ, ठीक है। इसका नाम आप एनिमेशन भी रख सकते हैं, जो आप शूट करें वो रख सकते हैं, बट मेरे केस में मैं 3D नाम रखता हूँ। इस 3D के फ़ोल्डर के अंदर ही मेरी माया की फ़ाइल भी होगी, हो सकता है ब्लेंडर की फ़ाइल भी हो, कोई भी 3D की रिलेटेड फ़ाइल होगी मेरी, वो इसके अंदर होगी। अब 3D में क्या है कि इसके अंदर भी पर्टिकुलरली मैं एक बनाता हूँ फ़ोल्डर, उसका नाम रखता हूँ मैं मॉडल्स, राइट। और एक मैं बनाता हूँ, उसका नाम मैं रखता हूँ सीन्स। अब ऐसा क्यों? क्योंकि मॉडल्स जो हैं, हो सकता है मेरे पास किसी और आर्टिस्ट से आ रहे हो सकता है मैं डाउनलोड कर रहा हूँ, ठीक है, या मैं क्रिएट कर रहा हूँ। तो सीन के अंदर कोई कैरेक्टर है जो मैंने बनाया है या कोई प्रॉप्स हैं, तो वो मैं यहाँ पर मॉडल्स के अंदर डाल के रखता हूँ। उसमें भी अगर मुझे मतलब बहुत बड़ा सीन बनने वाला है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बनने वाला है, तो मैं हो सकता है यहाँ पे कैरेक्टर्स नाम का अलग फ़ोल्डर बना दूँ और प्रॉप्स नाम का अलग बना दूँ, व्हीकल्स नाम का अलग बना दूँ। बट अभी इस केस में मैं आपको सिर्फ मॉडल्स नाम का दिखा रहा हूँ। और यहाँ पर सीन्स जो हैं, सीन्स का मतलब इन मॉडल्स को इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं किसी पर्टिकुलर सीन में, और वहाँ पे कैमरा एनिमेशन है, यहाँ पर रेंडरिंग वगैरह हो रही है, तो उसके लिए मैं सीन बनाता हूँ, ठीक है। तो मॉडल्स और सीन सेपरेट रखता हूँ। मॉडल में हो सकता है एक गाड़ी हो, एक ह्यूमन बीइंग हो, और सीन में हो सकता है एक ही सीन के अंदर वो दोनों चीज़ें हों, गाड़ी चला रहा हो, एक ह्यूमन बीइंग और कैमरा एनिमेशन हो, राइट। तो ये तो मेरा 3D वाला पार्ट हो गया। रियल शूट मैंने आपको बता ही दिया यहाँ पर होता है, उसको मैं अंदर सारा शूट डालता हूँ। उसके अलावा जब एडिटिंग होती है, अगर मान लो मैं एडिटिंग वैसे मैं DaVinci Resolve में कर रहा हूँ, राइट। तो DaVinci Resolve का प्रोजेक्ट जो मेरा मेन डेटाबेस बना है उसी के अंदर रहता है, उसको मैं छेड़खानी नहीं करता, ठीक है। और वहाँ पर सब कुछ जो कॉल करवाता हूँ फुटेज वगैरह, वो यहाँ से कॉल करवाता हूँ। अब इसमें क्या है कि कुछ चीज़ें और चाहिए होती हैं एडिट करते टाइम। मुझे कई बार इमेजेस चाहिए होती हैं, ठीक है, कोई PNG में चाहिए, कोई लोगो लगाना है ऊपर से। मान लो मैं किसी कंपनी की म्यूज़िक वीडियो कर रहा हूँ, मान लो जी की कर रहा हूँ, तो जी का लोगो मेरे पास आया होगा PNG, जो कि मुझे उसके अंदर कॉल करना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर फोल्डर बनाता हूँ और उसका नाम मैं रखता हूँ रॉ। अब ये मैं रॉ क्यों रखता हूँ इसका कोई रीज़न नहीं है, ठीक है। मैं मैकेनिकल बैकग्राउंड से हूँ। रॉ मटेरियल हम इस्तेमाल करते हैं और उसको प्रोडक्शन में डालते हैं, और उससे जो है फाइनल प्रोडक्ट बन करके निकालते हैं बाद में। ऐसा पाइपलाइन होती है एक प्रोडक्शन हाउस की, जो एक्चुअल प्रोडक्शन करता है, मतलब गुड्स बनाता है। मान लीजिए कोई साबुन बना रहा है, कुछ बना रहा है, तो रॉ मटेरियल इस्तेमाल होता है उसको बनाने के लिए, और प्रोडक्ट बनता है और वो फाइनली निकलता है। अब यहाँ पर जो हम काम करते हैं, ये भी, इसको भी प्रोडक्शन बोला जाता है। अगर आप लोगों को मालूम ही हो गया ये चीज़ कि हम जब स्केचिंग वगैरह करते हैं तो प्री प्रोडक्शन बोलते हैं, और जो मेन काम यहाँ पे होता है, अगर आप एनिमेशन के फील्ड में हो तो एनिमेशन का जो मेन एनिमेशन एंड रेंडरिंग का काम है वो प्रोडक्शन का होता है। अगर आप रियल मूवी के अंदर काम कर रहे हैं तो उसमें जो शूटिंग का काम होता है वो प्रोडक्शन का काम होता है, ठीक है, जो रियल शूट होता है। तो एक प्रोसेस जो है प्रोडक्शन का, और फाइनल जो स्टेप आता है वो पोस्ट प्रोडक्शन है, जिसके अंदर बेसिकली आपका सारा VFX कंपोजिटिंग वगैरह होती है। तो हम ये सारा कुछ ही कर रहे हैं, ठीक है, रियल शूट भी यहाँ पर कर रहे हैं और पोस्ट प्रोडक्शन भी कर रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर मैं एक रॉ नाम का फोल्डर इस रखता हूँ कि ये मुझे रॉ मटेरियल है। यहाँ पर मुझे मेन शूट के अलावा जो भी रॉ मटेरियल चाहिए वो मैं यहाँ पर रखता हूँ। तो इसमें हो सकता है लोगोज़ हों, ठीक है, कोई PNG इमेजेस हों, कोई हो सकता है इसके अंदर ग्लिच इफेक्ट वगैरह, कुछ ओवरले एलिमेंट्स हो सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लो किसी शॉट में जो सिंपल शॉट है ट्राइपॉड के ऊपर, मुझे वहाँ पर स्नोफॉल दिखाना है, तो बर्फ़ गिरती हुई दिखानी है ऊपर से, तो मैं यहाँ पर वो स्टॉक एलिमेंट यहाँ पर डाल सकता हूँ बर्फ़ गिरने का, जो मैं बाद में ओवरले में डालने वाला हूँ, राइट। तो इसके अंदर मैं फर्दर यहाँ पर फोल्डर्स बना लेता हूँ, इमेजेस या फिर वीडियोज़ जहाँ पे मुझे डालनी है उसका मैं यहाँ पर स्टॉक वीडियोज़, इस नाम से मैं 2 फोल्डर बना लेता हूँ, राइट। तो इनमें वो दोनों चीज़ें आ जाएंगी। तो अभी तक मेरा जो है क्लीन है, ये सब चीज़ मुझे पता है कि 3D के अंदर क्या चीज़ है। यहाँ पर मॉडल्स हैं, सीन्स हैं, और मुझे पता है रॉ के अंदर मेरी इमेजेस रहेंगी और स्टॉक वीडियोज़ रहेंगी, जो मैं एज ओवरले एलिमेंट्स इस्तेमाल करने वाला हूँ, राइट। शूट में मेरा मेन शूट है ही। उसके अलावा एक फ़ोल्डर बनता है ऑडियो का, क्योंकि मोस्टली अगर गाना है कोई, तो गाने की जो मेन वेव फाइल होगी वो आप यहाँ पर रखेंगे, राइट। और ऑडियो के अंदर भी आप 2 तरह की चीज़ें कर सकते हो। एक तो आपका जो मेन ट्रैक है वो रख सकते हो, राइट। तो यहाँ पर अगर गाना है तो आप सॉन्ग लिख सकते हो उसको, या फिर जो भी आप मेन ट्रैक यहाँ पर उसको लिख सकते हो। उसके अलावा एक फ़ोल्डर आप बना सकते हो जिसका नाम होगा म्यूज़िक, और एक और फ़ोल्डर आप बना दोगे जिसका नाम होगा SFX। तो मेन ट्रैक, अगर इन केस आपका म्यूज़िक वीडियो है तो सिर्फ मेन ट्रैक ही लगेगा, फिर तो और चीज़ों की आमतौर पे ज़रूरत नहीं होती। बट कई बार आपकी म्यूज़िक वीडियो के अंदर स्टोरी लाइन ऐसी होती है कि बीच में कोई गन फायर हुई है, ठीक है। अगर तो म्यूज़िक बनाने वाले व्यक्ति ने वहाँ पर गन फायर डाली हुई है और आपने वहाँ पे सीन एडिट किया तो ठीक है। अदरवाइज़ कई बार ऐसी चीज़ दिखाते हैं जब आप, तो उसके ऊपर गन फायर का SFX आप अलग से डाल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर म्यूज़िक का मैंने जो है अलग से बनाया, उसका रीज़न ये है कि अगर आप शॉर्ट फिल्म वगैरह बना रहे हैं तो उसमें हो सकता है मेन ट्रैक के लिए आपके पास थीम अलग हो और बीच में कुछ म्यूज़िक के एलिमेंट आप अलग से भी डाल रहे हो, राइट। तो ये चीज़ें भी बेसिकली आपके प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट जो आपसे कह रही है उस हिसाब से आप यहाँ पर अरेंज करेंगे, राइट।
इसके अलावा अगर आप मूवी का काम कर रहे हैं तो ऑडियो में एक फ़ोल्डर आपका डायलॉग्स का बन सकता है। जब हम कहते हैं कि मूवी की डबिंग कर रहे हैं, बेसिकली जब आप रियल ऑडियो रिकॉर्ड करते हैं सेट के ऊपर, वो आपके पास कंडीशंस जो हैं इस तरह की होती हैं, मान लो वहाँ पे एटमॉस्फेरिक नॉइज़ वगैरह ज़्यादा आ रही थी, तो आपके जो डायलॉग होते हैं वो वैसे के वैसे यूज़ नहीं होते, आपको रिक्रिएट उसको करना होता है। तो उसके लिए हम कहते हैं ना, डबिंग करने गए थे, स्टूडियो में डबिंग हो रही थी, तो एक्चुअली वो डबिंग नहीं होती, वो होती है री रिकॉर्डिंग। तो उसके लिए आपका ADR का फ़ोल्डर बनेगा, ऑटोमेटिक डायलॉग री रिकॉर्डिंग, या फिर ऑटोमेटिक डायलॉग रिप्लेसमेंट उसे बोल देते हैं। तो री रिकॉर्डिंग जब होती है उसको आमतौर पे डबिंग कह देते हैं, बट एक्चुअल डबिंग का मतलब होता है एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में, एक भाषा से दूसरी भाषा में कन्वर्ट करना। बट जो हमारी री रिकॉर्डिंग है उसमें क्या है कि जो आपने डायलॉग बोला था, मान लीजिए हिंदी में आपका डायलॉग था, तो आप दोबारा स्टूडियो के अंदर उसको हिंदी में ही बोल रहे हैं सेम तरीके से। फिर हम जो आपके ओरिजिनल शूट के अंदर डायलॉग था उसको हटा करके जो री रिकॉर्डेड डायलॉग है वो प्लेस कर देते हैं, ताकि आपकी क्वालिटी ऑफ ऑडियो अच्छी आ जाए और उसके पीछे आप बैकग्राउंड की जो साउंड वगैरह है वो अपनी मर्ज़ी से डाल सकें और उसको मिक्स कर सकें। तो ADR का फ़ोल्डर बन सकते हैं यहाँ पर आपका साउंड का, अगर आप मूवीज़ का काम कर रहे हैं तो हमारा ऑडियो का भी फ़ोल्डर हो गया। और मान लीजिए अब यहाँ पर जैसे मैंने बोला था कि मल्टीपल सॉफ्टवेयर्स की बात हो गई, अब मुझे कोई पर्टिकुलर शॉट जो है वो आफ्टर इफेक्ट्स में मुझे करना पड़ गया, कोई इफेक्ट ऐसा था जो मैं रिजॉल्व में नहीं बना पा रहा, या किसी और सॉफ्टवेयर में काम कर रहा हूँ तो वहाँ नहीं बना पा रहा माया में, तो मैं आफ्टर इफेक्ट्स में उसको बना रहा हूँ। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, सॉफ्टवेयर्स के जो फ़ोल्डर हैं वो अलग बनाता हूँ, और यहाँ पर AE नाम का मेरा हमेशा फ़ोल्डर होता है जिसमें आफ्टर इफेक्ट्स की फाइल्स होती हैं मेरी। तो आफ्टर इफेक्ट्स की मेन फाइलें मेरी यहाँ पे रहेंगी, और उसके अंदर जो भी चीज़ें इस्तेमाल होनी है वो भी यहीं पर रहेगी, ठीक है। तो आफ्टर इफेक्ट्स का प्रोजेक्ट के अंदर जो भी, अब उसके अंदर कुछ रॉ फाइलें इस्तेमाल होनी होंगी, वो हो सकता है मैं यहाँ से पिक कर लूँ, ठीक है। और अगर वो ऐसी रॉ फाइल्स हैं जो बाकी प्रोजेक्ट में कहीं यूज़ होने नहीं वाली, तो मैं उसको इसके अंदर ही सेव कर लेता हूँ, ठीक। तो ये मेरा आफ्टर इफेक्ट्स का फ़ोल्डर बन गया। और इसके अलावा मान लो प्रीमियर प्रो में भी मेरी एडिटिंग चल रही है, तो उसके लिए मैं PR कर दूंगा। तो ये सिंपली अगर मल्टीपल सॉफ्टवेयर्स हैं तो उनके जो इनिशियल्स मुझे लगते हैं उनसे मैं यहाँ पे कर देता हूँ, AE आफ्टर इफेक्ट्स, PR प्रीमियर प्रो। अगेन ये ज़रूरी नहीं है कि एक प्रोजेक्ट के अंदर ये सारा कुछ ही इस्तेमाल हो भी जाता है, और ज़रूरी नहीं है, कई बार किसी प्रोजेक्ट के अंदर हो सकता है बिल्कुल ही इस्तेमाल ना हो आफ्टर इफेक्ट्स या कुछ और। स्टिल मैं आपको फिर भी पूरा बताने वाला हूँ कि मैं क्या क्या इस्तेमाल करता हूँ। इनके अलावा जो है एक फ़ोल्डर मेरा बनेगा, वो होता है प्री रेंडर्स नाम का, राइट। अब कई लोगों के मुझे मैसेज आते हैं कि सर मेरा सीन तो बहुत हैवी हो गया, रेंडर नहीं हो रहा, क्रैश हो रहा है, सब इस तरह का हो गया है ना, तो आपका तो भी कंप्यूटर बहुत फास्ट होगा इसलिए आपके पास हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं है, मैंने बिल्कुल पोटैटो PC से शुरू किया था। तो जब मैंने सीखना शुरू किया था तब तो Pentium 4 वगैरह, Celeron इस टाइप के कंप्यूटर भी होते थे, बिल्कुल ही मतलब 256 MB रैम पे भी मैंने काम किया हुआ है, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपका कंप्यूटर ही स्लो है, आपको प्रोजेक्ट को मैनेज करना नहीं आ रहा, आपको ये नहीं पता लग रहा है कि कैसे रेंडर करना है। रेंडर को आप हमेशा पीसीज में कीजिए, एक ही लेयर के ऊपर सब कुछ नहीं लगा देना होता। या आपका प्रोजेक्ट हैवी हो गया तो हो सकता है उसके अंदर आपने मल्टीपल कंपोजिशन बना दिए, बहुत सारे इफेक्ट लगे हुए हैं, तो एक एक कंपोजिशन जो है उनको अलग अलग रेंडर कर लीजिए, और फिर उन रेंडर्ड आइटम्स को दोबारा से वहाँ पर कॉल कराइए, और उनको जो है फिर सिंगल रेंडर उससे निकालिए। तो उससे क्या होगा, अभी एक बार मान लीजिए आपकी 5 कंपोजिशन को रेंडर करने की कोशिश कर रहे हो, जिन 5 कंपोजिशन में बहुत सारी चीज़ें हैं और अलग से इफेक्ट लगे हुए हैं। एट दैट टाइम अगर आप हर एक कंपोजिशन को एक प्री रेंडर निकाल लेते हैं और इस फोल्डर में सेव कर लेते हैं, फिर वो 5 आपके पास वीडियो बन जाएंगी, रादर देन उसको आपके कंप्यूटर को उन सबको प्रोसेस करने की बजाय बहुत सारे जो इफेक्ट लगे हैं वो उसको एक सिंगल वीडियो की तरह प्रोसेस करेगा। अब आपके सीन के अंदर सिर्फ 5 वीडियोज़ हैं जो 5 प्री रेंडर हैं, उनसे आप एक फाइनल जो है रेंडर निकालिए, और वो आपकी बन जाएगी जो है मेन रेंडर। और उसके लिए यहाँ पर हम रखेंगे एक रेंडर्स नाम का फोल्डर, ठीक है। और ये भी मैं हमेशा कैपिटल में ही रखता हूँ, रेंडर नाम का। प्री रेंडर्स में वैसे नॉर्मली कैपिटल में नहीं रखता, रेंडर्स हमेशा मैं कैपिटल में रखता हूँ। तो रेंडर्स का फोल्डर जो है इसके अंदर आप समझ ही गए कि फाइनल रेंडर आने वाला है, बट उसके अलावा भी यहाँ पर एक फोल्डर कई बार बनता है, और वो होता है UC रेंडर्स। अब ये UC रेंडर्स क्या है जो मेरे मेन रेंडर हैं वो तो यहाँ पर आएंगे, ठीक है, जो फाइनली आपकी कंप्लीट वीडियो बनने वाली है। UC रेंडर का मतलब है अनकम्प्रेस्ड रेंडर्स, ठीक है। तो कई बार हमको अनकम्प्रेस्ड रेंडर निकालने पड़ते हैं, इसके अंदर इमेज सीक्वेंसेस ज़्यादातर होते हैं। इमेज सीक्वेंस क्यों रेंडर करना चाहिए इसके ऊपर मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, और कैसे करना है वो भी मैं बताऊंगा, ये भी किसी ने पूछा होता। बट अगर आप 3D सॉफ्टवेयर से कोई इमेज सीक्वेंसेस रेंडर करके ला रहे हैं तो वो सारे यहाँ पर मेरे रहते हैं, ठीक है। किसी भी कारण से आप कोई भी अनकम्प्रेस्ड सीक्वेंस रेंडर कर रहे हैं तो सब यहाँ रहता है। उसके बाद में आप उसको फाइनली मेन मूवी में जब रेंडर करते हैं वो सारी मेरी यहाँ बाहर आती है, ठीक है। तो ये मेरा रेंडर्स का फोल्डर हो गया। तो ये सब मेरे हो गए प्रोडक्शन और पोस्ट प्रोडक्शन के फोल्डर्स। इसके अलावा प्री प्रोडक्शन के फोल्डर जो होंगे उसमें सिंपली आपका जो है प्री प्रोडक्शन यहाँ पे आप लिख सकते हैं, और उसके अंदर आपका क्या जाता है, एक तो मैं डायरेक्टली स्क्रिप्ट ही डाल देता हूँ। जैसे मान लीजिए मेरी किसी भी MS वर्ड वगैरह में इस नॉर्मल स्क्रिप्ट बनी है तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर डाल देता हूँ। इसके अंदर होती 2-3 चीज़ें, एक होती है स्क्रिप्ट, दूसरा यहाँ पर आपका होता है एनिमेटिक, और तीसरी आपको मिलती है यहाँ पर रेकी। तो ये 3 चीज़ें हो गई। इसके अलावा एक चीज़ जो होती है स्टोरी बोर्ड, वो मैं
कई बार इस्तेमाल करता हूँ, कई बार नहीं करता। अब मैं उसका आपको रीज़न बताता हूँ क्यों। क्योंकि सब लोगों को लगेगा स्टोरी बोर्ड तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, आप ऐसे कैसे स्किप कर सकते हो। स्क्रिप्ट बेसिकली जो आप यहाँ पर जो भी कहानी वगैरह आपने लिखी हुई है या फिर आपको क्लाइंट की तरफ से आई हुई है, कई बार स्टोरी बोर्ड क्लाइंट की तरफ से आया होता है तो वो यहाँ पर आप रखेंगे। और उसके बाद अगर क्लाइंट की तरफ से आया देन आई विल यूज़ स्टोरी बोर्ड। मेरे केस में क्या होता है, मैं स्टोरी बोर्ड के लिए जो इमेजेस बनाता हूँ उसी से एनिमेटिक यहाँ पर क्रिएट कर लेता हूँ। तो इमेजेस को मैं एक बेसिकली उसका वीडियो एडिट कर लेता हूँ ताकि मुझे टाइमिंग का पता लग जाए कि मेरी वीडियो कितनी बड़ी बनने वाली है, कितने शॉर्ट्स को मुझे कितना बड़ा रखना है, राइट। अगर आप सिर्फ स्टोरी बोर्ड के साथ चलते हैं तो आप वहाँ पर लिखते हैं कि ये शॉर्ट 4 सेकंड तक रहेगा, ये शॉर्ट 8 सेकंड तक रहेगा, राइट। बट उसको विजुलाइज कर लेने के लिए कई लोगों का बहुत तेज़ दिमाग होता है जो विजुलाइज कर लेते हैं उसको। बट मुझे लगता है कि मैं अगर उसको वीडियो फॉर्मेट में निकाल लेता हूँ, इन्हीं फोटोज़ को 4 सेकंड रख के, 8 सेकंड रख के और थोड़ा बहुत बेसिक म्यूजिक वहाँ पे लगा करके, और मैं विजुलाइज कर लेता हूँ कि हाँ मेरी 2 मिनट की चीज़ ऐसी बन रही है। कोई शॉट मुझे लग रहा है बोरिंग हो रहा है तो छोटा कर दूँ, कोई शॉट लग रहा है बहुत क्विक निकल रहा है तो बड़ा कर दूंगा, राइट। तो इस तरह से मैं एनिमेटिक पहले बना लेता हूँ, तो मेरे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्टेन केसेस में मैं स्टोरी बोर्ड बिल्कुल ही नहीं बनाता और सिंपली कुछ रैंडम इमेजेस लेकर के भी एनिमेटिक बना लेता हूँ, राइट। और कई केसेस में बहुत ही हैवी एनिमेटिक बनाता हूँ जिसके अंदर प्रॉपर 3D मॉडल, 3D एनिमेशन ही होती है, ठीक है। उस सर्टेन केस में मुझे पूरे कैमरा एनिमेशन वगैरह चाहिए होती है, जैसे कि मैंने बोल बोल म्यूज़िक वीडियो का किया था। वो म्यूज़िक वीडियो की मेकिंग भी यहाँ पर इसी चैनल पर डली हुई है तो आप जाकर के देख सकते हैं। उसमें पूरे 3D सीन्स जो हैं मैंने वो उनसे एनिमेटिक बनाया था ताकि मुझे पहले ही पता हो कि रियल शूट में जाके कैमरा कैसे घुमाना है। तो ये सारा आपका प्री प्रोडक्शन का पार्ट जो है वो इधर आ जाता है। इन सब के अलावा एक मेरा रेफरेंसेस का फोल्डर भी होता है, तो वो सर्टेन केसेस में होता है, सर्टेन में नहीं भी होता। मान लो जैसे मैंने एक पृथ्वीराज चौहान वाला जो सॉन्ग बनाया था उसमें मुझे बहुत सारी रेफरेंसेस ढूंढनी पड़ी थी जिनको देख करके मैं उनकी ड्रेस वगैरह डिज़ाइन कर सकता था। तो वो मैंने एक रेफरेंस नाम का REFS में लिख देता हूँ इसको। उस फोल्डर के अंदर वो इमेजेस सारी निकाल के रखता हूँ। तो इमेजेस यहाँ पर इकट्ठी कर लेता हूँ और उनका एक मूड बोर्ड बना लेता हूँ जिनको देख करके मुझे पता लगता है कि मेरे को अपने सीन की जो है थीम किस तरह की रखनी है, आर्ट स्टाइल किस तरह का रखना है, वो सब चीज़ें मुझे वहाँ से देखने को मिलती है। और वो सिर्फ सीन के लिए नहीं, कॉम्पोजिशन के लिए नहीं होता, वो किसी भी चीज़ के लिए हो सकता है। बेसिकली अगर मैं 3D मॉडल बना रहा हूँ एक कैरेक्टर का तो कैरेक्टर की इमेजेस यूज़ करूँगा। अगर मुझे पूरे सीन का एक लुक एंड फील चाहिए उसके लिए मैं उसका मूड बोर्ड बनाऊँगा। तो वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पर रेफरेंसेस के फोल्डर के अंदर रखता हूँ। तो ये तो हो गया मेन चीज़ जो मैंने बताई। इसके अलावा सर्टेन केसेस में डिफरेंट टाइप के सॉफ्टवेयर और इन्वॉल्व हो जाते हैं। मान लो कोई मार्वलेस डिज़ाइनर से कुछ बनाना पड़ गया क्लोथ वगैरह का, राइट, ठीक है, ज़ेब्रस से कुछ हो रहा है तो वो सारी चीज़ें मैं 3D के अंदर रखूँगा, ठीक है। और इस तरह से यहाँ पर कैश का फोल्डर भी बन सकता है सर्टेन केसेस में, मैंने आपको बताया था। तो वो भी मेरा 3D के अंदर ही जाएगा क्योंकि कैशिंग भी मैं 3D के अंदर ही करने वाला हूँ। तो ये जो है मेरा पर्सनल बना हुआ सिस्टम है, ये मेरा पर्सनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का टेम्पलेट आप कह सकते हैं इसको, ठीक है। ये पैटर्न मैं इस्तेमाल करता हूँ और ये पैटर्न डेवलप कैसे हुआ है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो है ये डेवलप हुआ है अलग अलग तरीके से। पहले मैं किसी और तरीके से किसी और का यूज़ करता था, फिर मुझे लगा मुझे सर्टेन चीज़ों के लिए कुछ इसमें ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, इस तरह से करके मैंने इसको बनाया है। अगर आप सिर्फ एक 3D सॉफ्टवेयर के अंदर हैं तो जैसे मैंने बताया आप सॉफ्टवेयर के हिसाब से भी चल सकते हैं कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं। अगर आप मेरी तरह काम कर रहे हैं जिसके अंदर मल्टीपल जगहों से मल्टीपल तरह की इनपुट आ रही हैं और मल्टीपल सॉफ्टवेयर भी इस्तेमाल हो रहे हैं, सब कुछ चल रहा है बीच में, तो एज ए जनरलिस्ट आप इस तरह की चीज़ बना सकते हैं। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि आप इसको एग्जैक्टली कॉपी कर दीजिए। आई वुड सजेस्ट कि आप देखिए आपकी रिक्वायरमेंट कैसी है। अगर इससे आपको कुछ आइडियाज़ मिलते हैं तो ठीक है, वो लीजिए, इसके अंदर कुछ प्लस कीजिए, कुछ माइनस कीजिए और अपना अपने वर्क फ्लो के हिसाब से पर्सनल एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का ये एक पैटर्न बनाइए, उस तरह से अपनी फाइल्स को मैनेज कीजिए। बाकी आने वाली वीडियोस में मैं इमेज सीक्वेंसेस के बारे में भी बात करूँगा किसी वीडियो के अंदर। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपको इससे कुछ सीखने को मिला होगा और आपके वर्क फ्लो में ये चीज़ें आपको, ये टिप्स आपको हेल्प करेंगे। अगेन वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए एंड ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। डू लाइक एंड डू कमेंट, ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। लाइक भी करना है, कमेंट भी करना है ताकि डिस्कशन चलती रहे। आप लोगों ने मुझे जो कमेंट्स लिखे उसके थ्रू मैंने ये वीडियो बनाई है, पिछली वीडियो भी ऐसी बनी थी। तो जो आपके कमेंट्स आ रहे हैं उनको मैं पढ़ता हूँ और कंसीडर करता हूँ, उसके अकॉर्डिंगली ही मैं वीडियोस टेलर करके आप लोगों के लिए लेकर के आता हूँ। तो कमेंट ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, सब पे लाइक, फॉलो, शेयर वगैरह कर दीजिए। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए राव की ओर से नमस्कार।